So greetings to everyone. We are again once back with our second unit, electronic device. Last we have discussed the action of transistor. इसमें हमने ये भी देखा कि ट्रांजिस्टर PNP हो या NPN हो तो उसकी वर्किंग में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ उसकी करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे करेंगे। यानी ट्रांजिस्टर्स की करैक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आइडिया हम ये ले रहे हैं कि ट्रांजिस्टर किस तरीके से काम आ सकता है, मतलब कि किस तरीके से उसकी बायसिंग की जाती है। ठीक है, तो लास्ट हमने जब PN जंक्शन को स्टडी करा था तो PN जंक्शन की बात करें तो PN जंक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग में काम करता है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। ठीक है, लेकिन ट्रांजिस्टर ऐसा है कि जिसमें हमारे दो जंक्शन होते हैं, एक जंक्शन नहीं होता। तो जब हम ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम इन दोनों ही बायसिंग का यूज़ करते हैं, एक फॉरवर्ड का और एक रिवर्स का। ठीक है, तो आज हम इनको देखेंगे कि किस तरीके से ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड रिवर्स में कनेक्ट होकर के हमें करैक्टरिस्टिक्स दे सकता है। ट्रांजिस्टर की क्योंकि 3 लीड्स होती हैं, जैसे ये मैंने एक ट्रांजिस्टर का सिंबल बना दिया। ठीक है, एमीटर, लीड, बेस एंड दिस इज कलेक्टर। तो इसको कनेक्ट करने के लिए भी 2 जंक्शन है हमारे पास, एक तो एमीटर और बेस का जंक्शन, एक बेस और कलेक्टर का जंक्शन। तो एक जंक्शन तो हमें फॉरवर्ड बायस करना होता है, हमेशा ध्यान रखनी है यही चीज़। 1 जंक्शन इज टू बी फॉरवर्ड बायसिंग और अदर जंक्शन इज टू बी रिवर्स बायसिंग। ठीक है, यही इसको करने का एक तरीका है हमारे पास। ठीक है, हर बार आपने एक जंक्शन फॉरवर्ड रखना है, एक जंक्शन रिवर्स बायसिंग के मोड में रखना है और फिर हमने उसकी करैक्टरिस्टिक्स को नोट करना है। अब रही बात कि कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड करना है, कौन सा हमने रिवर्स करना है, तो उसके लिए अब हम ट्रांजिस्टर को 3 तरीके से कनेक्ट करने वाले हैं। सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स आज हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, दैट इज नोन एज कॉमन बेस ट्रांजिस्टर करैक्टरिस्टिक्स। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जिस भी वर्ड को हमने कॉमन किया है ना, कॉमन, वो बीच में आ जाएगा कनेक्ट करते हुए। बीच में कैसे देखते हैं अभी। डायग्राम एक अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो बाकी डायग्राम्स आप इजीली बना सकते हैं। सबसे पहले सर्कल बनाया, बेस बीच में है तो बेस बीच में ले लिया हमने यहाँ पर, यानी कि नीचे की तरफ ले लेना है जो भी कॉमन होगा। अगर बेस कॉमन है तो बेस को नीचे लेना है, एमीटर कॉमन हो तो एमीटर को नीचे लेना है, और अगर कलेक्टर कॉमन है तो कलेक्टर को आप नीचे ले लेंगे। ठीक है, इससे थोड़ा इजी रहता है हमारा। अब बेस हमने यहाँ कॉमन था तो इसको नीचे ले लिया, एक एमीटर और एक कलेक्टर। ठीक है, यहाँ हम PNP ट्रांजिस्टर के लिए स्टडी कर रहे हैं इसको। PNP आप कॉमन बेस NPN के लिए भी इसको स्टडी कर सकते हैं, एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ में आप जो है वो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि करैक्टरिस्टिक्स PNP हो चाहे NPN हो सेम ही रहनी है उनकी, सिर्फ करंट की डायरेक्शंस और सिंबल बदल जाने हैं। अब PNP है तो एरो पिन इनवर्ड की तरफ रहेगा, PNP यानी पिन मतलब एरो इनवर्ड। ठीक है, ये तरीका मैंने आपको बता ही दिया था। तो
तो ये आपकी लाइन आ गई एमिटर की, ये हो गई कलेक्टर की, और ये हो गई बेस की। ठीक है। अब जब हम एमिटर को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे पहले एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको बताऊंगा कि जो है यहाँ मैंने थोड़ी सी जगह खाली छोड़ दी है, क्यों छोड़ दी है इसके लिए। ये एक रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने, कि रेजिस्टेंस लगाने का पर्पस है जो भी हम इनपुट में दे रहे हैं वो फ्लक्चुएट ना हो। ठीक है, और क्योंकि PNP है ये, तो P को हमने कनेक्ट करना है किससे, पॉजिटिव से। सो वी हैव कनेक्ट दिस पॉजिटिव नेगेटिव लाइक दिस। रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट इसलिए करा क्योंकि फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए इसमें, और N को मिलना चाहिए नेगेटिव, तो ये हमने यहाँ पर इसको मिला दिया है। तो ये हमने इसकी फॉरवर्ड बायसिंग कर दी। मैंने क्या कहा था कि एक जंक्शन आपने पहले वाला फॉरवर्ड बायस करना है, फॉरवर्ड बायस कर दिया एमिटर और बेस का जंक्शन। ठीक है, अब क्योंकि एमिटर बेस का जंक्शन फॉरवर्ड बायस कर दिया है आपने, तो इस वोल्टेज को हम एक नाम दे देते हैं, एंड दैट इज नोन एज VEB, एमिटर बेस वोल्टेज। हो सकता है कुछ बुक्स में इसको VEE लिखा हो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, VEB क्यों, क्योंकि ये एमिटर और बेस दोनों पर है। जब हम इसकी मेजरमेंट करेंगे तो ये VEB ही होगा। ठीक है, ये जो जगह खाली छोड़ी है ये करंट को मेज़र करने के लिए है, और जो ये वोल्टेज है इस वोल्टेज को आप नाम दे सकते हैं, जो हम मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर लगा रहे हैं, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिया और ये वोल्टेज मेज़र करेगा VEB की। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब समझते हैं ना, कि करंट और वोल्टेज दोनों नोट करने हैं। तो इनपुट में जो करंट जा रहा है वो एमिटर करंट है, और इनपुट में जो वोल्टेज है वो VEB वोल्टेज है। तो इसलिए जो वोल्टेज मेजर कर रहे हैं दैट इज नेम्ड एज VEB, और जो करंट यहाँ फ्लो हो रहा है वो आपका एमिटर करंट, और एमिटर करंट सबसे ज़्यादा होता है तो इसको मिली एम्पियर में मेज़र किया जाता है। दूसरी चीज़ कि जब भी हम करंट को मेज़र करते हैं तो सीरीज़ में एमीटर लगाते हैं, तो सीरीज़ में हमने मिली एमीटर लगा दिया। जब भी हम वोल्टेज मेज़र करते हैं तो पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाते हैं, तो ये पैरेलल में वोल्ट मीटर। हमेशा ही इसी तरीके से करना है हमें। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे जंक्शन की, यानी कि बेस और कलेक्टर जंक्शन। दैट शुड बी रिवर्स बायस, यहाँ लिखा है जैसे। तो रिवर्स बायस करना है तो यहाँ भी कलेक्टर करंट होगा, उसके लिए मैंने थोड़ी सी जगह खाली छोड़ दी, और रेजिस्टेंस के थ्रू ही हमने वोल्टेज को लगाना है। ये रेजिस्टेंस और ये वोल्टेज। अब क्योंकि कलेक्टर P का है तो यहाँ माइनस होना चाहिए, क्योंकि ये रिवर्स बायस, माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस और ये प्लस। रिवर्स वोल्टेज हमेशा हाई होती है, तो इसीलिए इस वोल्टेज को मैंने ज़्यादा सेल्स के साथ कनेक्ट करा है, और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और क्योंकि ये करंट कलेक्टर का करंट है, और कलेक्टर का करंट लगभग किसके बराबर होता है, एमीटर के करंट के बराबर होता है, तो दैट शुड आल्सो बी मेजर्ड इनटू मिली एम्पियर। क्योंकि IE और IC अप्रोक्सीमेट इक्वल होते हैं, तो दोनों को हमने मिली एमीटर में मेज़र करना है। अब ये वोल्टेज हम मेज़र करेंगे आउटपुट के लिए, तो यहाँ पर हमने एक वोल्ट मीटर और लगा दिया, और उस वोल्ट मीटर को हमने नाम दे दिया है V का, और ये इन दोनों के बीच की वोल्टेज मेज़र करेगा, एंड दैट इज नोन एज VCB, कलेक्टर बेस वोल्टेज। हो सकता है कुछ बुक्स में यहाँ पर VCC लिखा हो, ठीक
है, लेकिन जब हम इसको मेज़र कर रहे हैं तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मेज़र कर रहे हैं। एक पॉइंट है कलेक्टर का और दूसरा पॉइंट है बेस का, दैट इज़ VCB, और ये एमिटर का और ये बेस का, तो ये VEB हो गई। ठीक है, तो ये हमारा एक सर्किट डायग्राम हो गया किसके लिए, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। मेरे ख्याल से शायद समझ में आ गया होगा। अब मेन चीज़ इसमें रह गई करंट की डायरेक्शंस। ठीक है, और जब PNP ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स है तो लास्ट टाइम हमने ये बताया था कि PNP में लेफ़्ट टू राइट करंट फ्लो करता है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो एमिटर की डायरेक्शन ये हो गई, कलेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई, और बेस नीचे की तरफ। ठीक है, एक तो तरीका ये है इसको डायरेक्शन बनाने का। दूसरा तरीका आप बैटरी से बना सकते हैं। प्लस से शुरू होता है करंट, ये हो गया प्लस से शुरू, और माइनस की तरफ जाना चाहिए तो माइनस की तरफ। ये इस तरीके से डायरेक्शन हो गई एमिटर करंट की और बेस करंट की, दैट इज IB। ठीक है, प्लस से और माइनस की तरफ, प्लस से माइनस। ठीक है, और ये है माइनस, तो माइनस की तरफ जाता है हमेशा करंट, तो कलेक्टर करंट की डायरेक्शन लाइक दिस। माइनस से निकलता नहीं है करंट, माइनस की तरफ जाता है, तो माइनस की तरफ जाने का मतलब कलेक्टर की डायरेक्शन लाइक दिस। सो दिस ऑल वी हैव connected the emitter, base and collector in forward and reverse biasing, and IE, IC, IB, these are the directions of the current. This is PNP ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। हमने इसको कनेक्ट कर दिया, वोल्टेजेस लगा दी हैं। अब हम इनकी करेक्टरिस्टिक्स को नोट करते हैं। जनरली 3 तरह की करेक्टरिस्टिक्स हम नोट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इनपुट करेक्टरिस्टिक्स। थोड़ा सा मैं स्लो चल रहा हूँ ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए, और एक अगर समझ में आ गया तो बाकी इजी रहेंगे थोड़े से। इनपुट का मतलब जहाँ हम वोल्टेज को फीड कराते हैं। यहाँ पर हम इनपुट की बात कर रहे हैं, तो ये वोल्टेज आपकी इनपुट वोल्टेज है। तो ये जब हम इनपुट वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा इनपुट वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर मेजर करेंगे इनपुट की। इट इज द कर्व which shows the variation of input current कौन सा है, इनपुट करंट आपका है एमिटर करंट IE। ठीक है, विद इनपुट वोल्टेज कौन सी है आपकी, दिस इज द इनपुट वोल्टेज VEB। ठीक है, इस टाइम जब हम इन दोनों को नोट कर रहे हैं तो ये चीज़ फिक्स रखनी है, फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ VCV, कलेक्टर बेस वोल्टेज। यानी ये वोल्टेज हमने क्या करनी है, फिक्स कर देनी है, इसमें कोई चेंज नहीं करना जब हम इनपुट को मेजर कर रहे हैं। दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। यानी इसको यहाँ से एक तरीके से रिमूव कर देते हैं और इन दोनों को नोट करना है। इसको चेंज करते रहेंगे तो इसमें रीडिंग क्या आ रही है, इसमें क्या रीडिंग आ रही है, वो हमने नोट करी, ग्राफ बना दिया उसका। That is known as input characteristics. यानी it is the variation of curve which shows the input current IE with input voltage VE. लेकिन फिक्स क्या होना चाहिए, that is fixed, VCB is fixed। ठीक है, अब क्या वेरिएशंस आए हैं वो देख लेते हैं। नंबर 1, अभी मैं इसको लिख रहा हूँ, फिर ग्राफ के थ्रू आपको समझा देता हूँ क्या है। नो एमिटर करंट, flows until the value of VEB exceeds a limiting value
लिमिटिंग वैल्यू, और लिमिटिंग वैल्यू मतलब फॉरवर्ड बायस की लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है। एंड वंस एमिटर करंट IE स्टार्ट फ्लोइंग, it increase rapidly with small increase in VEB, ठीक है। दूसरी भी लिख लेते हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हमें मिलेगी। एमिटर करंट IE increases slightly with the increase in value of VCB at fixed value of VEB, ठीक है। तो ये दो तरह की हमें करेक्टरिस्टिक्स मिलने वाली हैं, दोनों को एक बार समझ लेते हैं क्या चीज़ है। जब भी हम इनपुट की बात कर रहे हैं तो कर्व किस किस के बीच में आना है, एमिटर करंट और VEB के बीच में, लेकिन ये चीज़ क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो हमने ये कर्व ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, ठीक है। कर्व है VEB, वोल्टेज हमेशा x एक्सिस पर और करंट हमेशा y एक्सिस पर लेना है। अब फर्स्ट को पढ़ते हैं। नो एमिटर करंट स्टार्ट फ्लो अंटिल द वैल्यू ऑफ VEB इज एक्सीड्स ए लिमिटिंग वैल्यू, यानी कि जब तक कोई लिमिटिंग वैल्यू, ये मान लेते हैं जब तक VEB इस लिमिटिंग वैल्यू से कम है, ठीक है, तो एमिटर करंट 0 है। नो करंट इज फ्लोइंग अंटिल वैल्यू ऑफ VEB एक्सीड्स ए लिमिटिंग वैल्यू। ये वो लिमिटिंग वैल्यू है, इस लिमिटिंग वैल्यू से पहले अगर वोल्टेज है तो कोई करंट एमीटर में फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये जंक्शन है P और N का, और P और N का जंक्शन जब तक नहीं करंट को फ्लो करता जब तक उसकी वैल्यू बैरियर वोल्टेज से ज़्यादा ना हो जाए। तो यहाँ भी फॉरवर्ड बायसिंग की तरह ही जब वैल्यू फॉरवर्ड बायसिंग की तरह इंक्रीज होती है, फॉरवर्ड बायसिंग में एक बैरियर वोल्टेज से इंक्रीज होती है, तब करंट फ्लो होना शुरू होता है। तो अब हम इसको भी हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। यानी ये वो फिक्स वैल्यू थी, उससे पहले एमिटर करंट फ्लो नहीं कर रहा, बिकॉज बैरियर वोल्टेज से कम वैल्यू है हमारी। जंक्शन इज नॉट गेटिंग फॉरवर्ड बायस अंटिल ए लिमिटिंग वैल्यू। दूसरा क्या कह रहा है, IE इंक्रीज स्लाइटली। अच्छा, इसमें एक और चीज लिखी है, एंड वंस एमिटर करंट स्टार्ट फ्लोइंग, जैसे एमिटर करंट बढ़ना शुरू होगा इट इंक्रीजेस रैपिडली इंक्रीज हो गया है। और स्मॉल इंक्रीज इन VEB, हमने VEB को सिर्फ यहां से यहां तक ही बढ़ाया है और ये एकदम से इंक्रीज हो गया रैपिडली। सो जब तक लिमिटिंग वैल्यू थी उससे पहले कोई करंट नहीं, जैसे ही लिमिटिंग वैल्यू से थोड़ा सा ही आगे गए, VEB को थोड़ा सा ही इंक्रीज करा, एमिटर करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग रैपिडली, फॉरवर्ड बायसिंग शुरू हो गई। इट इज जस्ट लाइक ए फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। दूसरी चीज, इट IE इंक्रीजेस स्लाइटली विद इंक्रीज इन VCB। VCB मान लेते हैं, अब ये देखो VCB यहाँ माइनस से शुरू हो रहा है, VCB यहाँ माइनस से शुरू हो रहा है, तो ये मान लेते हैं माइनस के 10 वोल्ट पर है। और एक और ग्राफ मैंने बना दिया यहाँ पर, ये VCB मान लिया है 4 वोल्ट पे, 4 2 कितना भी आप बना सकते हैं। तो अब इन दोनों में देखो कि IE इंक्रीज स्लाइटली विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ VCB। VCB यहाँ -10 है और यहाँ कितना है -4। अब इसको हमने फिक्स कर दिया, किसको फिक्स कर दिया, VEB।
वी इज फिक्स्ड। इस फिक्स वैल्यू पर यहाँ पर एमिटर करंट कितना है, ये है, किसके लिए, VCB -4 है जब। और इसी फिक्स वैल्यू के लिए अगर VCB 10 वोल्ट है तो कितना करंट आता है, इतना करंट आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम VCB को 4 से 10 वोल्ट कर देते हैं तो एमिटर करंट इंक्रीजेस स्लाइटली, तो एमिटर करंट थोड़ा सा बढ़ जाता है एक फिक्स वैल्यू ऑफ VEB के लिए। VEB फिक्स, ये वैल्यू फिक्स कर दिया, लेकिन अगर हम इसको बढ़ा दें, 4 की बजाय इसको 10 कर दिया हमने, तो एमिटर करंट भी बढ़ जाता है हमारा। ठीक है, एमिटर करंट पहले केस में 4 वोल्ट के लिए इतना है, लेट अस से दिस इज द वैल्यू, एंड 10 वोल्ट के लिए ये वैल्यू आ जाती है। तो VCB बढ़ने से एमिटर करंट में थोड़ा सा इंक्रीज आ जाता है। तो दीज आर द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब समझते हैं अभी कि आउटपुट के अंदर ग्राफ होना चाहिए हमारा। आउटपुट क्या है, ये दोनों आउटपुट हैं, एक वोल्टेज है और एक करंट है, इसको चेंज करें और इन दोनों में जो भी चेंज आ रहे हैं वो हमने नोट कर लिए, तो वो आपकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोवाइडेड इसमें कंडीशन क्या रहेगी, इनपुट का करंट फिक्स होना चाहिए। पहले वोल्टेज फिक्स थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ एमिटर करंट फिक्स कर देना है, चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज द कर्व शोज दैट, इट इज द कर्व shows that the variation of collector current IC and collector voltage VCB and VCB, इन दोनों के बीच में वेरिएशन जो भी आएगा उसको शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसके लिए एट ए कांस्टेंट IE, इसमें एमिटर करंट को आपने क्या रखना है, कांस्टेंट। ठीक है, अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख लेते हैं पॉइंट्स में। नंबर 1, द कलेक्टर करंट IC increases only slightly, with the increase of VCB। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ IE, इसको एक्सप्लेन करेंगे अभी। ठीक है, ग्राफ के थ्रू। सेकंड पॉइंटर देखते हैं क्या है, द वैल्यू ऑफ IC approximate equal to IE, but slightly less than IE with the increase of VCB। ठीक है, IC अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल है, IE के, लेकिन थोड़ा सा इससे क्या रहता है, कम रहता है। अगर हम VCB को बढ़ा दें विद द इंक्रीज ऑफ VCB, IC अप्रोचेस मोर क्लोज टू IE। ठीक है, अब इसको ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं क्या है। दिस इज वोल्टेज VCB, दिस इज करंट IC। अब की बार हमने फिक्स क्या करना है, एमिटर करंट को फिक्स करना है। चेंज क्या होने चाहिए, IC और IB, ये हमने यहाँ पर लगा दिया।
मान लेते हैं यहाँ पर हमने कांस्टेंट कर दिया एमीटर करंट कुछ वैल्यू 5 मिली एम्पियर। लेट अस से यहाँ पर ये वैल्यू फिक्स है IE की, दिस इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर। ठीक है, 5 मिली एम्पियर फिक्स कर दिया। यहाँ पर हमने इसको फिक्स कर दिया, लेट अस से IE इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर, और यहाँ पर हमने इसको फिक्स कर दिया IE इज इक्वल टू 15 मिली एम्पियर। तो अब फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कलेक्टर करंट IC इंक्रीजेज स्लाइटली विद द इंक्रीज ऑफ VCB। अगर हम VCB को बढ़ाते हैं तो कलेक्टर करंट थोड़ा सा बढ़ जाता है। थोड़ा सा कैसे, आपने जब ट्रांजिस्टर को डिस्कस किया था तो ये बात हमने पढ़ी थी, IE इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू IC। अगर ये 100 है तो ये 95 रहता है, लेकिन हमने उसको 5% को नेगलेक्ट कर दिया था बेस करंट के लिए, यानी इसके अप्रोक्सीमेट इक्वल है लेकिन थोड़ा सा कम रहता है। तो हमने जब इसको 5 किया है, यहाँ पर 5 एम्पियर किया है, तो वो इससे थोड़ा सा नीचे रहेगा यहाँ, और वो जैसे ही VCB बढ़ाएंगे इट विल इंक्रीज लाइक दिस, इतना सा इंक्रीज होगा सभी वैल्यूज़ के लिए उसमें ए लिटिल इंक्रीज फॉर ऑल वैल्यूज IC इंक्रीजेज स्लाइटली। जैसे VCB को बढ़ाया तो इतना चेंज आ गया सब में। सेकंड पॉइंट, IC अप्रोक्सीमेट इक्वल टू IE लेकिन स्लाइटली लेस देन। IE यहाँ पर अप्रोच कर रहा है 5 को, 10 को और 15 को, तो ये भी लगभग इसके आसपास हो जाएगा जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। है इससे थोड़ा सा कम लेकिन इसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। द ग्राफ इज अप्रोक्सीमेट टचेस टू 5 और 10। ठीक है, टच लास्ट करना नहीं है आपने, थोड़ा सा दिखाना है बस, इसके नज़दीक जा रहा है लाइक दिस। तो जैसे जैसे VCB बढ़ाते जा रहे हैं ये इसके नज़दीक जाता जा रहा है, क्लोजेस्ट टू द IE। यही चीज़ सेकंड पॉइंट है, IC अप्रोक्सीमेट इक्वल बट स्लाइटली लेस देन। एज वी इंक्रीज VCB इट इज़ मोर एंड मोर क्लोज टू IE। ये इसके ज़्यादा क्लोज होता चला जा रहा है। तो ये हमारी इसकी सेकंड करेक्टरिस्टिक्स है। और तीसरी करेक्टरिस्टिक्स है आपकी ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स। ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स में हम IE और IC के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। दिस इज इनपुट करंट एंड दिस इज आउटपुट करंट। इट इज़ द वेरिएशन ऑफ IC एंड IE। ग्राफ बिटवीन IE एंड IC। और IE अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या है IC। अगर ये 2 है तो ये भी लगभग 2 या 1.5, ये 1 तो ये भी 1, ये 2 तो ये भी 2, ये 3 तो ये भी 3, ये 4 तो ये भी 4, और इनका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन को अप्रोच कर जाएगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेट ऑल द वैल्यूज ऑफ IE इज इक्वल टू IC है। लेकिन इसमें कंडीशन ये रखना है कि VCE शुड बी फिक्स्ड। ठीक है, यानी कि ये VCB आपकी लेट अस से 6 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट जो भी है आपका फिक्स होना चाहिए। तो दीज आर द 3 करेक्टरिस्टिक्स इनपुट, दीज आर इनपुट करेक्टरिस्टिक्स, दीज आर आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स, दीज आर ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स। अब कई बार रेजिस्टेंस की भी बात कर ली जाती है। रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं? इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस। अब देखो आप ध्यान से, इनपुट के अंदर जो करंट है वो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज़्यादा करंट है, तो इसलिए इनपुट का रेजिस्टेंस यहाँ पर कम होगा, बिकॉज इट इज़ फॉरवर्ड बायस्ड। यू कैन सी दैट दिस वैल्यू इज़ फॉरवर्ड बायस्ड।
और ये वैल्यू आपकी रिवर्स बायस है, और रिवर्स बायस में करंट कम होता है और रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। तो अगर हम इनपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो इट इज़ द रेशो ऑफ चेंज इन इनपुट वोल्टेज VEB टू द चेंज इन इनपुट करंट IE, ठीक है। एंड फिक्स है आपका VCB कांस्टेंट। तो ये आपका इनपुट रेजिस्टेंस को शो करेगा। इनपुट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V/I ओम्स लॉ। तो चेंज इन इनपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट करंट, फिक्स्ड है आउटपुट वोल्टेज VCB इज फिक्स्ड, ठीक है। अब क्योंकि ये फॉरवर्ड बायसिंग है तो लेस करंट होता है, तो RI की वैल्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू होती है 2 से लेकर के और 50 ओम के आसपास, ठीक। अगर हम बात करें फॉरवर्ड करंट की, सॉरी फॉरवर्ड नहीं, आपका जो आउटपुट करंट है उसकी, तो आउटपुट जो करंट होता है, ठीक है, आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस को RO से रिप्रेजेंट कर देंगे, और ये रेशो ऑफ चेंज इन आउटपुट वोल्टेज टू द चेंज इन इनपुट करंट, सॉरी आउटपुट करंट, ये हो गया आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट, और इसमें कांस्टेंट क्या है, IE इज कांस्टेंट, IE इज कांस्टेंट। और क्योंकि ये फॉरवर्ड की बजाय रिवर्स बायसिंग होती है तो इसके लिए RO की वैल्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू नियर अबाउट 100 किलो ओम तक जा सकती है, ठीक है। ये किलो ओम में है और ये किस में है, आपका ओम के अंदर है। अगर हम करंट गेन की बात करें, कई बार करंट गेन भी पूछ लिया जाता है। करंट गेन, गेन का मतलब क्या होता है, आउटपुट अपॉन में इनपुट। इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ आउटपुट करंट अपॉन में इनपुट करंट, और VCB यहाँ पर फिक्स्ड या कांस्टेंट, ठीक है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में वैल्यू आती थी, IC अपॉन में IE है, ये आउटपुट अपॉन इनपुट करंट गेन अल्फा, और क्योंकि ये हमेशा इससे थोड़ा सा कम रहता है तो अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा 1 से वैल्यू इसकी कम रहने वाली है। ये DC के लिए हमने निकाला है, DC करंट गेन है, ठीक है। ऐसे ही आपका